सो अभी रिसेंटली लाइक वी नो दैट ब्रिक्स का जो समिट हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा लाइक ये न्यूज़ हाईलाइट हुए, राइट? तो आपने ऑफ कोर्स इस पर रिसर्च वगैरह किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ब्रिक्स लाइक? ब्रिक्स आप बोल सकते हो। नेटो जैसा है कुछ? नहीं, एक्चुअली G7 आपको पता है। हाँ हाँ। जैसे G7 के ऑपोजिट है ब्रिक्स। ब्रिक्स बेसिकली बनाया गया था एंटी अमेरिकन मूवमेंट। मतलब सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है अमेरिका हु। सो ब्रिक्स नेशन एक्चुअली अगर हम पास्ट पे थोड़ा जाए तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो केस होने लगा था कि यूएसएसआर एंड यूएसए दोनों उभरते हुए, मगर दोनों के बीच में युद्ध तो नहीं हुआ, बट कोल्ड वॉर लॉन्ग टाइम तक चलता। कैसे कोल्ड वॉर? मेरा इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, मैंने स्पेस पहुंचा दिया, मैंने ये वो पेन बना दिया, तो दिस काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब अचानक से यूएसएसआर टूट गया। जैसे ही टूटा रशिया अकेला पड़ गया। अब इस बीच में नील बोल के एक इंसान, वो अभी रहता है ब्रिटेन में प्रेजेंटली, उसने रेकमेंड किया कि विश्व के बड़े बड़े लोगों को लेके, बड़े बड़े कंट्री को लेके ब्रिक्स बनाया जाए। मतलब बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया मेन है इस पे, आई फॉर इंडिया, अब सी में आ जाते हैं चाइना जो मेजर एक पार्ट कंट्रीब्यूटर हो गया। हाँ, अब इतना तक था ब्रिक। अब हुआ ये, हमारे जो प्रणब मुखर्जी जी थे, जब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे, फॉरेन मिनिस्टर, इन सब ने 2009 में मीट किया। उसके बाद सारे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मीट हुआ। अब इसके बाद नए नए इसमें ब्रिक्स हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया। एंड राइट नाउ इसको आप ब्रिक्स नहीं बोल सकते हो, राइट नाउ इट्स ब्रिक्स प्लस। क्यों प्लस? इसलिए क्योंकि जो मुख्य देश है वो 9 हो चुका है। ओके। शायद इससे इजिप्ट, इथियोपिया, ये सारे कंट्री इसमें हो गया। और इसके साथ पार्टनर देश भी इस साल 2024 में वाई ब्रिक्स इज इन हाईलाइट, बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के डोमिनेंट पावर जो है वो सारा विश्व में है। रशिया को उसने एक तरफ से अलग ही कर दिया, और बाकी जो देश है लाइक चाइना, ये सब सोच रहा है कि किसी दिन अगर डॉलर बंद किया जाए तो क्या हो सकता है। लाइक अगर रशिया क्यों इस बार ब्रिक्स को लेके इतना ज़्यादा हाईलाइट था उसमें, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। क्योंकि रशिया के $350 मिलियन उसने फ्रीज किया, और वही पैसे को वो इजराइल में यूक्रेन को भेज रहा है। तो यही इसी से ना सारा विश्व में एक लग गया कि अलग सा करेंसी, इसलिए ब्रिक्स जरूरी है अमेरिका के डोमिनेंसी खत्म करने के लिए। एक तो जब पहले इन्होंने बोला कि पहले ये ब्रिक था, फिर उसमें एस ऐड हुआ, फिर अभी प्लस हो गया, मेरे को ये सब सुन के LGBT क्यों का बट इंडिया का आपने वो नोट देखा है रिसेंटली, लाइक समिट में शायद पुतिन एक नोट लेके ब्रिक्स के करेंसी घूम रहे थे। तो उस पर ताजमहल का फोटो है ना, बहुत सारे, मतलब हर एक कंट्री का कुछ कुछ है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या सिंबल होना चाहिए? क्योंकि एक मेरा बंगाली दोस्त है, वो बोल रहा था यहाँ हावड़ा ब्रिज होना चाहिए। अगर मुझे लगता है वो बिहार में जो ब्रिज गिर गया था ना, ऐसा टूटा हुआ एक ब्रिज होना चाहिए वहाँ पे। दो मिल नहीं रहे, दोनों तरफ से आ रहे हैं लेकिन ब्रिज मिल नहीं रहे ऐसा। बट ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना, लाइक बिकॉज चाइना भी है, इंडिया भी है, अभी पाकिस्तान। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ब्रिक्स का मेन जो इशू है वो सारे कंट्रीज एक साथ है, लेकिन उनका सारा जो उनका जो एजेंडाज है बहुत अलग है। मतलब चाइना अगर पूरी तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा तो इंडिया उसके खिलाफ होगा। ठीक है, राइट। तो और ब्राज़ील थोड़ा बहुत, ब्राज़ील में IMF का बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन प्रेशर है। ओके, प्रेशर। तो इसलिए वो भी पूरी तरीके से कभी भी ब्रिक्स का हिस्सा तो बन सकता है, लेकिन हर एजेंडा को पूरी तरीके से पुश नहीं कर सकता। राइट। तो ब्रिक्स अभी काइंड ऑफ एक डॉर्मेंट सिचुएशन में है। वो अपने आप में बात तो करते हैं, लेकिन
बहुत बड़ी ज्यादातर जो ब्रिक्स में काम होता है वो बाइलैटरल होता है। मतलब सारे देश मिलते हैं, हाँ, बहुत सारे बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है। ओके, अच्छा जो होता है वहां पे, जैसे रशिया और इंडिया का एक बाइलैटरल मीटिंग हो गया, हाँ, रशिया और चाइना का बाइलैटरल मीटिंग हो गया, ओके, वो उसमें ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। जैसे अभी लद्दाख में जो आपका हाँ, सेनाज दोनों सेनाओं में जो प्रॉब्लम्स बात हुआ, था वो बहुत हद तक उसके बारे में बात किया गया। 5 साल बाद जो शी जिनपिंग थे वो मोदी जी से मिले और गले नहीं लगाया क्योंकि पुतिन तो बहुत खुश हुए मोदी जी से मिलके वो तो जोक कर रहे थे, आपने देखा वो? नहीं, मैंने वो जब मीटिंग चल रहा था ना, तो पुतिन ऐसा रशियन में बात करना शुरू कर दिए और इतना फास्ट बात कर रहे थे कि जो ट्रांसलेटर था वो ट्रांसलेट नहीं कर पाया। फिर वो तो डर गया होगा 2 मिनट के लिए कि भाई मेरा नौकरी ना चला जाए इसका मजाक के चक्कर और पुतिन ऐसा कॉन्फिडेंटली बात कर दिए और वो बात कर रहा है मोदी जी के तरफ देख के, और मोदी जी भी ऐसा हंस के सुन रहा है। फिर पुतिन को पता लगता है कि ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा, तो पुतिन अपने भाषा में बोलता है कि हमारा रिश्ता इतना पुराना है, मुझे लगा ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्चुअली इस बार ब्रिक्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट 2024 थोड़ा सभी को पता होना चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हाँ 134 पेजेस के एक हाँ, साइन उनका हुआ है। हाँ, दैट इज कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया फर्स्ट टाइम। और ब्रिक्स इसीलिए अमेरिका के पसीना छुटा दिया क्योंकि पैलेस्टाइन के नेता इस उनको भी बार invite चीफ किया था। गेस्ट के हिसाब से थे, तो एक मैसेज गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, वी सपोर्ट। यस। और वो जो 130 पेज के मेमोरेंडम साइन हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें करेंसी से लेके सारे कुछ, इवन आप अगर देखोगे दिस इज नॉट ए जोक कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ ड्यूरिंग ब्रिक्स सम्मेलन। बॉर्डर में थोड़ा बहुत इन लोगों ने, एक्चुअली ये कहावत है कि यू कैन ट्रस्ट चाइनीज बट यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। तो ये बात तो है ही। और दूसरी तरफ व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट एंड सो मच एग्रेसिव दिस टाइम, बांग्लादेश को कब्जा कर लिया यूएसए एक तरफ से, सभी को पता है। फाइन। अब शेख हसीना दोनों के बीच में बैलेंस करके चल रही थी, चाइना एंड यूएसए। तो चाइना के जो मार्केट बांग्लादेश में हुआ करता था वो अभी नहीं है, वो पूरा कैप्चर्ड बाय यूएसए। एंड यूएसए दैट इज पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान भी बांग्लादेश बन चुका है और यूएसए का सपोर्ट पाकिस्तान में भी है। यू हैव टू, थोड़ा बहुत आपको ये समझने के लिए सार्क को समझना है। सार्क जो सम्मेलन है इट्स ए सुपर फ्लॉप राइट नाउ। सार्क, द रीजन इज दैट ओनली पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट। Okay, and SAARC सम्मेलन is what, like SAARC is actually a team of countries, a group of countries of South Asia. So उसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है। इन सब में इंडिया ही सबसे पावरफुल है। हाँ, इन सब में इंडिया सबसे पावरफुल है। और प्रॉब्लम क्या है सार्क का, कि वहाँ पे क्योंकि इंडिया का डोमिनेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है। तो just like Asia तो ज़्यादा हद तक पिछले 15 सालों में सार्क ने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है सार्क में। मतलब गेम्स वेम्स थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कोई पॉजिटिव कुछ काम हुआ नहीं है। सॉल्यूशन ही नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। ओके, सो या ब्रिक्स एज यू सेड लाइक न्यू एक ऑर्डर की तरह, वर्ल्ड ऑर्डर की तरह दे आर ट्रीटिंग इट, राइट? So, like, how many years it can take to implement? Like, मतलब अभी तो is this? No, it's going on because ब्रिक्स वर्ल्ड जीडीपी के 38% कवर कर रहा है, क्योंकि ईरान जब से आ गया इस पे, बाकी सारे देश जिसमें ऑयल है, तो वो यूएसए इकोनॉमी में काफी हद तक इवन सऊदी भी इस साल पार्टनर कंट्री है। और आपको मैं एक मतलब एक एग्जाम्पल बोलिए या फिर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो पार्टनर कंट्री के लिए इसने फॉर्म निकाला था, फाइन, पाकिस्तान ने अप्लाई किया। अब पाकिस्तान का एप्लीकेशन कैंसिल हो चुका है और लगभग ब्रिक्स सम्मेलन खत्म हुआ कुछ दिन पहले और पूरा वर्ल्ड में पाकिस्तान
पूरा वर्ल्ड में सोशल मीडिया थ्रू ये बोल रहा है कि मुस्लिम कंट्री हम हैं, इसीलिए हमें बॉयकॉट किया गया, जो 100% रॉन्ग है। ब्रिक्स में तो 7-8 मुस्लिम कंट्री ऑलरेडी है। पार्टनर के तौर पे पाकिस्तान को अगर नहीं मिला उसके खुद के हरकतों के वजह से, मुस्लिम कंट्री है इसलिए नहीं। पाकिस्तान बहुत क्यूट कंट्री है। वो अपने में खुश रहता है। बेसिकली ये जितने भी अभी वॉर्स चल रहे हैं इन सब में ब्रिक्स का कुछ रोल, मतलब ब्रिक के जो अलायंसेस, मतलब इजराइल पैलेस्टाइन के तरफ से तो कुछ बातें हुई है, और यूक्रेन और रशिया के तरफ जो वार चल रहा है उसके लिए भी कुछ बातें हुई है। यूक्रेन का रशिया का वॉर इसीलिए हुआ था ना, वो नेटो ज्वाइन करना चाहता था। हाँ। तो ये ब्रिक्स ज्वाइन करने पे भी किसी के साथ हो सकता है नहीं ना? या वो पॉसिबिलिटी है ना? क्योंकि ब्रिक्स अभी तक कोई मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं है। ओके, हाँ। मतलब नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, और अगर आप नेटो का मेंबर है, हाँ, वन कंट्री अटैक्स, और रशिया का जो गुस्सा है वो थोड़ा हद तक जायज भी है, क्योंकि जब यूएसएसआर टूटा था तो ऐसा दोनों कंट्री में एक डीलिंग हुआ था कि नेटो रशिया के तरफ और एग्रेसिवली एटीट्यूड नहीं रखेगा। जो कंट्रीज रशिया से निकले हैं यूरोप के साइड में, हाँ, वो उनके तरफ नेटो नहीं जाएगा, मतलब उनको इंक्लूड नहीं करेगा, ऐसा मुआयदा हुआ। बट देन लेकिन फिर एक के बाद एक होते गया। फिर जब फिनलैंड आ गया, फिर जब लाटविया, लिथुआनिया, वो जो 3 छोटे छोटे कंट्रीज है, जॉर्जिया, वो तीनों जब आ गए, तो प्रॉब्लम यह है कि अभी रशिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल होता है ना, उसके बहुत पास तक नेटो का बॉर्डर आ गया है। So that is the और यूक्रेन को रशिया कुछ 5-6 साल से पुश कर रहा था कि आप ज्वाइन मत करो। हालांकि यूक्रेन में बहुत सालों तक एक रशिया का पपेट प्राइम मिनिस्टर भी था। फिर आपको पता है कि नहीं, तो जो बाइडन है ना, तो उनका बेटा है हंटर बाइडन। ओके। तो 2014 में जब यूक्रेन का इलेक्शन हो रहा था, तो हंटर बाइडन यूक्रेन पहुंचा था, और बहुत नाटकीय ढंग से आखिरी मोमेंट पे पूरा इलेक्शन का पासा पलट गया था। और ज़ेलेंस्की जीत गया था। तो बहुत लोग मानते हैं, मतलब रशिया में ये विश्वास है कि हंटर बाइडन वाज वन ऑफ द रीजंस जो इलीगली जिताया, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया और ज़ेलेंस्की को बैठाया, क्योंकि उनको इससे पहले भी तो उनका एक पपेट ही था ना यहाँ पे। नहीं, ज़ेलेंस्की इज द पपेट। हाँ, नहीं, ज़ेलेंस्की इज काइंड ऑफ अमेरिका के साइड पे है। हाँ, और इससे जो पहले था वो रशिया का पपेट था। वो रशिया का काइंड ऑफ पपेट था। और वो उस टाइम पे यूक्रेन का जो बिहेवियर था ना, वो थोड़ा हद तक बेलारूस का टाइप का था। बेलारूस हमेशा रशिया के साथ अलाइंड रहता है। तो यूक्रेन 2014 तक वो हुआ था। फिर हंटर बाइडन, फिर ज़ेलेंस्की आने के बाद क्राइमिया का कंट्रोल ले लिया गया रशिया के द्वारा, और फिर थ्रेटन किया गया उनको कि आप नेटो में मत जाइए। ओके, हाँ। फिर जब बात बढ़ी तो वॉर हो गया। अभी तक वॉर चल ही रहा है। हाँ, अभी तक वॉर चल ही रहा है, थमने का कुछ नाम नहीं है। एंड द होल वर्ल्ड में, मतलब आप अगर पैलेस्टाइन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो ईरान में भी, हर जगह में वॉर सिचुएशन है। एंड यूएसए स्पॉन्सर्ड ये इसमें है, इसीलिए ये सारे लोग एक साथ मिलके यही कहना चाहते हैं कि भाई हम यूएसए के दबदबा नहीं होने देंगे, क्योंकि काफ़ी साल हो गया है। एंड आप यूएसए का प्रॉब्लम ये है कि वो जब चाहे उस किसी वो जाके अटैक कर सकता है, मगर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो क्यों होना है? ब्रिक्स आप बोल सकते हो एक गुस्से के वजह से थोड़ा थोड़ा करते करते अभी एक जगह पे आ रहा है। ब्रिक्स पहले आइडिया ये था ब्रिक्स का कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, क्या ठीक है सही कर दे, कुछ कैमरा नहीं गिरा। ओ अच्छा, मेरा लैपटॉप गिरा है। तो फिर वो चेयर के पीछे। ओह अच्छा। एनीवे, सो this was what when we talk about US, okay? Yes. Don't talk, ठीक है। क्या पता कोई CIA एजेंट देख रहा हो, उन लोगों का तो आप देखे हो ना, ये सब व्हाट्सएप के पीछे वो लोग रहते हैं। उन्होंने कितने,
आई गेस कि अराउंड 50+ कंट्रीज का उन्होंने गवर्नमेंट गिराया है। आपको पता है मतलब मैं 2-3 दिन पहले ही एक दोस्त से बात कर रहा था और एक फिल्म है चार्ल्स विल्किंस वार्ड करके, ऐसा कुछ नाम है, टॉम हैंक्स है वो। अगर आप देखो ना तो आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन हुआ, हाँ, जो तालिबान अफगानिस्तान में आया, वो सारा अमेरिका का तो हाथ था ही। हाँ। और मजे की बात क्या है पता है, ये नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होता है, जैसे हॉलीवुड में रैम्बो बनी थी। आपने रैम्बो देखी है? रैम्बो नहीं, ये मतलब मैंने सुन रखा है। हाँ, तो रैम्बो का जो फिल्म है, रैम्बो अगर आप देखोगे तो रैम्बो में दिखाया जाता है कि अमेरिकन जो मेरिन है हाँ, वो अफगानिस्तान में फंस गया है और अफगानिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है वो मरीन्स के साथ दे रहा है रशियंस को हराने के लिए। तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स है ना उस फिल्म में, वो तालिबान है। ओके। तो 80s में अमेरिका के लिए तालिबान वाज फ्रीडम फाइटर्स और फिर टेररिस्ट बन गए। तो 90s में जब रशिया हट गया तब टेररिस्ट बन गया। तो मुल्ला उमर का गवर्नमेंट बना 90s में, तो वो गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा। इवन जितना भी प्रोपागेंडा मटेरियल जो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, और एक्चुअली थोड़ा पीछे से बता सकते हैं मतलब हिस्टोरिकल जो रेफरेंस है, तो आपको डुरंड लाइन का पता है? तो एक्चुअली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है ना, अच्छा, उसका नाम है डुरंड लाइन, ठीक है। अब अफगान लोगों का जो हिस्टोरिकल एरिया था, जो एथनिक एरिया था, वो दोनों हिस्सों में बटा हुआ था। एक था अफगान लोगों का एरिया जो कबीलाई लोगों का इलाका था, एक था पश्तो लोगों का एरिया जो पख्तून लोगों का एरिया था। तो ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटेन आए, ब्रिटेन ने लड़ाई करके पख्तून एरिया का आधा से ज्यादा हिस्सा कब्जा किया और ब्रिटिश इंडिया में जोड़ दिया, ठीक है। और वो जो एरिया है ना, वो एक्चुअली वो जो पख्तून एरिया है वो है पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है, और उसके नीचे थोड़ा बहुत हिस्सा है बलूचिस्तान का, ठीक है। मतलब बलूचिस्तान में भी वो इश्यूज है, ठीक है। अब वहाँ पे जब जिया आए पाकिस्तान में, जनरल जिया, तो इस्लामाइज करने की कोशिश की और अमेरिका से बहुत मदद मिला, और ह्यूज इस्लामाइजेशन हुआ। पूरा पख्तूनख्वा अभी मतलब जंग की घाटी बन चुका है। पख्तूनख्वा में इतना बंदूक घुस गया है कि एक जिला में लड़ाई होता है। अपने में लड़ रहा है? अपने में मतलब धरो पख्तूनख्वा में बहुत सारे कबीला है। हाँ। पहले पाकिस्तान में एक प्रोविंस हुआ करता था फाटा, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल समथिंग, ठीक है। तो फाटा जो रीजन था वो 12 या 13 डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा रीजन था। वो पख्तूनख्वा के साइड में था। वो एक्चुअली 12-13 जो रीजन था वो 12-13 अलग अलग कबीला का रीजन था। वो कुछ साल पहले पख्तूनख्वा के साथ मर्ज कर दिया गया, और फिर वहाँ पे सिर्फ लड़ाई ही चलता है एक दूसरे में, ठीक है। और वहाँ पे जितना भी प्रोपागेंडा मटेरियल आता है वो यूएस में छपता था। प्राइवेट प्लेन से पेशावर आता था, और वहाँ से बढ़ता था, ठीक है। देखिए, मैं अगर इंडिया के बात करूँ, राइट नाउ आवर सिचुएशन इज नॉट सो गुड, एंड मिस्टर जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर है वो काफ़ी चिंतित है इस विषय में। बोला भी था उन्होंने कुछ चाइना के साथ इतना, बिकॉज देखिए पहले हमारे दुश्मन कौन था? सिंपल, अगर छोटे से अगर देखें तो पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना के दुआ हुआ, चाइना को आप हैंडल कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा कि उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। वो चाचा नेहरू नहीं कर पाए, वो अलग बात है, तो मगर हो जाता है। मगर पाकिस्तान का अब कुछ भरोसा नहीं है। अब अगर हमारे नेबरिंग कंट्री देखिए आप, चारों तरफ कुछ ना कुछ हुआ है इंडिया छोड़ के, श्रीलंका बोलिए, सिचुएशन। एंड राइट नाउ आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सुनने में ये आता है, मेरा एक दोस्त काम करता है, रात कभी 2 बजे फ़ोन आता है, कभी 4 बजे फ़ोन आता है, बिकॉज ऑलवेज दे आर इन अलर्ट मोड। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो चाइना के बॉर्डर, दूसरे तरफ क्या है, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर। बिकॉज मोहम्मद यूनिस अमेरिका के बहुत पसंदीदा इंसान है। उसने ही सेट किया है इसको,
बांग्लादेश में, एंड ये जो हसीना के साथ हुआ है इस पे पैसा वगैरह अमेरिका का है, दैट इज प्रूव्ड एक्चुअली। तो अब सिचुएशन ये है, ये एक्चुअली सिचुएशन शुरुआत इसलिए हुआ, अमेरिका बहुत पहले अपना एक एयरबेस खोलना चाहते थे बांग्लादेश में, जो हसीना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होने के वजह से हंसी से टालते रही। अब इनका मकसद है अमेरिका का यहाँ पे एयरबेस खोलना। अब सोचिए बांग्लादेश में अगर एयरबेस खुले तो कंट्रोल कितना आ जाएंगे। दूसरे तरफ फंडिंग हो रहा है। अब चारों तरफ अगर बांग्लादेश के वीडियो बोलिए, कुछ भी मैसेज देखोगे, दैट इज एंटी इंडियन मूवमेंट। खुद का टमाटर का प्राइस चला गया 500 रुपया, उसमें कुछ नहीं है, मगर एंटी इंडियन। हम इंडिया से, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वन ऑफ माय कलीग्स राइट नाउ ही इज इन बांग्लादेश, तो वो चेन्नई पे 2 साल पहले ट्रीटमेंट करा के गया। अब राइट नाउ डॉक्टर का डेट आ गया कि फिर से आना है। क्या बोल रहा है पता है? दिस इज रियल फैक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन पहले बात हुआ। बोल रहा है अब मेडिकल वीसा बोल के एक चीज़ होता है कि आपको अगर ट्रीटमेंट के लिए जाना है डॉक्टर का दिखा के, तो उसको चेन्नई फिर से जाना है। कह रहा है क्यों जाना है इंडिया, पाकिस्तान जाके ट्रीटमेंट करवा के आप। दैट इज़ द फैक्ट। और इसी वजह से पाकिस्तान कोई भी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कहाँ से इंडिया में अटैक कर सकता है, बिकॉज ये आसाम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल बॉर्डर, ये जो 7 सिस्टर जो भी है हमारे साथ में ये बॉर्डर, और साथ में झारखंड का एक कैलकुलेशन आपको मैं देता हूं। पहले क्या होता था कि बंगाल में आके यहाँ पे बसते थे, नो, अभी सीधा झारखंड, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी से शादी कर रहे और वहाँ के मतलब सिटीजनशिप हो रहा है। मतलब कुछ दिन पहले हमारे एक राज्यसभा के एमपी, उसने झारखंड का ही पूरा बताया डिटेल देके कि बांग्लादेश में हुआ करता था, वो अभी यहाँ पे जो पंचायत प्रधान है उसका हस्बैंड है, जो बांग्लादेश के नागरिक है बट राइट नाउ इंडियन ये है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, जो आपका असम का जो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे जो बोडो लैंड है, मतलब आपको पता होगा कि असम में ना, असम में बहुत सारा अलग अलग स्टेट का मांग है बहुत सालों से। जैसे बोडो लैंड है, जैसे बराक वैली है, डिमा हसाओ लैंड है, ठीक है। तो जो बोडो लैंड का जो एरिया है, जो मेनली बोडो लोगों का एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे इलीगल बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स घुसे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है ना, और उतना बड़ा बॉर्डर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और बहुत सारे चिकन नेक तो अलग बात, क्योंकि 2014 के पहले तो बहुत सारा वो इनक्लेव एक्सक्लेव भी थे। मतलब बांग्लादेश के अंदर इंडिया का जमीन उसके अंदर बांग्लादेश का जमीन, ऐसा बहुत सारा बॉर्डर इश्यूज था। और 9% अभी बोडोलैंड का लोग बंगाली है, बंगाली मुस्लिम, वहाँ पे उसको मियाँ मुस्लिम्स कहते हैं, तो वहाँ भी अलग चल रहा है। इसीलिए इंडिया को ज़रूरी था चाइना एंड अदर सपोर्ट, ताकि चाइना के साथ वो जगह थोड़ा सा हल्का हुआ तो पूरा प्रेशर इस तरफ आ सकता है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इस साल के ब्रिक्स चारों तरफ देख के, क्योंकि यूएसए को साइड करना है इंडिया को, दैट्स द रीजन ब्रिक्स इज इम्पोर्टेंट दिस ईयर।